नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी स्पेशल की जो हमारी सीरीज है उसमें हमारा ये आज 6 सेशन होगा, यानी छठा सेशन और 5 सेशन चैनल पे अपलोडेड है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसके लिंक मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन, यानी आप कह सकते हैं इसमें दो टॉपिक कंसिडर किए गए हैं, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें हम एक तो जो प्रीलिम्स के फैक्ट हैं वो सारे देखेंगे और मुख्य परीक्षा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं या महत्वपूर्ण की पॉइंट है वो सारे भी हम यहाँ पे नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे कि एग्रीकल्चर और जो एनिमल हस्बेंड्री का उत्तर प्रदेश में रोल है वो क्या क्या है। फिर एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन, दैट इज कृषि जलवायु प्रदेश। 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक जोन है। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न आया था। और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप करेंगे जो कि खरीफ है, रबी, जायद, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम करेंगे यहाँ पे। उसके बाद फिर मेजर फूड क्रॉप्स लाइक एज पैडी है, मिलेट्स है, तुर है और मेज है, ग्राउंड नट है, अफीम है, फाइबर है, फिर कुछ कैप्स क्रॉप लाइक एज कपास है, शुगर केन है और गेहूं है। ठीक है, चना, ये सारी जो फसल हैं, जो प्रमुख फसल हैं उनके बारे में हम करेंगे। उसके बाद फिर जो पर्टिकुलर प्लांटेशन क्रॉप है लाइक एज केला, आंवला, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट में ये पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, कौन कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न कई बार पूछेंगे, आप लास्ट ईयर के पेपर उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे, वो देख लेंगे। उसके बाद फिर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें कि एनिमल हस्बेंड्री का क्या रोल है। और जो पशु जनगणना है, 20वीं शायद अभी लेटेस्ट है, जो कि 2019 में हुई वही है, 5 साल पे होती है, तो अभी शायद 2024 में हुई नहीं है। वो उसका पूरा डिटेल देख लेंगे कि कब से ये सब हो चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जो प्रमुख प्लान्स हैं एंड प्रोग्राम्स हैं लाइक एज किसान मित्र योजना और किसान बही योजना। ठीक है, उसके बाद फिर और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें इससे रिलेटेड हैं कि जैसे मान लिया जो आप ये कह सकते हैं कि कुल कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का भाग कितना है और 3 कृषि निर्यात जोन कौन से हैं, कृषि जो निर्यात है आलू के लिए कौन सा, ये मतलब इस तरह से लेके बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हम पूरा सब कुछ आज के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन अगर देखें हम, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग एग्रीकल्चर सेक्टर में नियोजित है। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं कि सीधा इसको लिखिए कि कृषि में नियोजित जो जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की वो कितनी है, वो 78% पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब नियोजन है या उसमें काम कर रहा है। और एक महत्वपूर्ण चीज़ें और देखें कि उत्तर प्रदेश की जो वर्किंग पॉपुलेशन है, यानी जिसको कि हम कहते हैं कार्यशील जनसंख्या, कार्यशील जनसंख्या का एज जो होता है ये भी महत्वपूर्ण है, आपको जानना चाहिए। तो उनको कहा जाता है 18 से लेकर के 60 जो ईयर तक का है वो कितने उसमें नियोजित हैं, तो वो 59.3% लोग कार्यशील जनसंख्या का एग्रीकल्चर सेक्टर में नियोजित है। ठीक है, अगर आप देखें कि उत्तर प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है, आप जानते हैं 7% के आसपास है लगभग, तो उसमें 68% पर कृषि कार्य होता है, यानी एग्रीकल्चर की जाती है। और देश के जो कुल कृषि योग्य भूमि है, देश का कुल कृषि योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि का उत्तर प्रदेश में कितना है, तो 15% भाग उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट है, बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट के रूप में, छोटे छोटे प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको जानना चाहिए। अगर आप जीडीपी में रोल देखें तो लगभग 20% के आसपास का है। और उत्तर प्रदेश में औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है, तो औसत क्रियाशील जोत का आकार कितना है, तो वो है 0.73 हेक्टेयर। ठीक है, और राष्ट्रीय स्तर पर कितना है, तो वो है 1.08 हेक्टेयर। दोनों चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए, ये नेशनल लेवल पर है और ये उत्तर प्रदेश के लेवल पे कितना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है, तो 1 हेक्टेयर से कम आकार वाले जो जोत हैं, आकार वाले जोतों का प्रतिशत कितना है, तो वो है लगभग 80%, 80.18% करेक्ट फिगर है। ठीक है, और इन्हीं को हम मार्जिनल फार्मर कहते हैं, यानी सीमांत किसान इनको कहा जाता है, सीमांत किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर के आसपास ऐसी जो लैंड होती है वो होती है।
और उत्तर प्रदेश में 1 हेक्टेयर से अधिक आकार के जोतों का प्रतिशत कितना है? 1 हेक्टेयर से अधिक आकार के जो जोतों का प्रतिशत है वो कितना है? तो वो है 19.82%। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी उत्तर प्रदेश के बारे में जो कि आपको जाननी चाहिए। परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण चीजें हैं, इनको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद करिएगा। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन, दैट इज कृषि जलवायु प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश को मेनली अगर आप ये देखें कि 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। यूपीपीसीएस आरओ की परीक्षा में, हाँ शायद 2016 का जो री एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं। तो 9 है, लेकिन वहां पे आयोग ने उसका आंसर कितना माना था? 3 माना था, लेकिन ये 9 है। ठीक है, तो 9 है। कौन कौन से हैं हम सारे देख लेते हैं। तो सबसे पहला इसमें है तराई, जो तराई क्षेत्र है कृषि जलवायु प्रदेश। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पहला है सहारनपुर, दूसरा है मुजफ्फरनगर, और तीसरा है बिजनौर, चौथा है इसमें रामपुर और बरेली। ये सारे जिले आते हैं किसमें? तराई रीजन में। अगर पश्चिमी मैदान की बात करें तो जो मेरठ मंडल है, मेरठ मंडल के समस्त जिले, मंडल के समस्त जिले आते हैं। और उसके बाद जो मध्य पश्चिमी मैदान है, मध्य पश्चिमी मैदान में कौन कौन से आते हैं? तो उसमें आता है बरेली है और मुरादाबाद है। ये मुरादाबाद मंडल, ये इनके जिले, मंडल के जिले। और उसके बाद दक्षिण पश्चिमी समशुष्क जो मैदान है उसमें आगरा मंडल के जितने जिले हैं वो सारे आते हैं। ठीक है, आगरा मंडल के जिले। इसके बाद जो मध्य मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो उसमें आता है कानपुर और लखनऊ, ये 2 मंडल के जो जिले हैं वो आते हैं। इसके बाद बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड में झांसी है, चित्रकूट मंडल, झांसी और चित्रकूट मंडल के जो जिले हैं वो आएंगे, चित्रकूट मंडल के जिले। उसके बाद उत्तर पूर्वी मैदान में जो गोरखपुर मंडल है उसके जितने जिले हैं, गोरखपुर मंडल के जिले। उसके बाद जो पूर्वी मैदान है, अब इसमें वाराणसी, वाराणसी है और अयोध्या है, और उसके बाद फिर आजमगढ़ है, और उसके बाद जो प्रयागराज है, प्रयागराज। ये मतलब जितने मंडल हैं इनके कुछ जिले आते हैं। इसके बाद विंध्यान या बघेलखंड का क्षेत्र भी उसको कहते हैं। तो इसमें आता है सोनभद्र और आता है मिर्ज़ापुर और प्रयागराज के कुछ जिलों के जो दक्षिण, या आप ये कह सकते हैं प्रयागराज का कुछ दक्षिणी भाग भी बघेलखंड या विंध्यान क्षेत्र में आता है। तो ये टोटल 9 एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन है उत्तर प्रदेश में। तराई पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिम समशुष्क मैदान, मध्य मैदानी क्षेत्र बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान और बघेलखंड का क्षेत्र है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर क्लाइमेटिक रीजन की बात होगी तो उत्तर प्रदेश में 9 है, आप इतना याद रखिए कौन कौन से हैं वो हमने आपको यहाँ पे बताया। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, यानी फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर? ऋतुओं के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण यहाँ पे करते हैं। तो उस बेसिस पे 3 टाइप का निकल के आता है, एक तो खरीफ होता है, एक रबी होता है और एक होता है जायद। खरीफ के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं कि ये फसल जब वर्षा आरंभ होती है, मतलब वही जून जुलाई के आसपास इसको बोया जाता है। आपको पता है, इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, जून जुलाई में बोया जाता है इसको, और वही लगभग इसकी कटाई सितंबर अक्टूबर के आसपास होती है। और ये जो फसल है, खरीफ की जितनी भी फसल है वो मानसून पे मेनली निर्भर करती है। ठीक है, मतलब तापमान ज़्यादा होना चाहिए, तापमान ज़्यादा और वर्षा भी ज़्यादा होनी चाहिए खरीफ की फसलों के लिए। अब इसमें प्रमुख फसलों की बात करें तो उसमें धान है, मक्का है, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है उसको मैं लिख देता हूँ। धान, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, जूट है, गन्ना है और मूंगफली है। मूंगफली के बारे में अक्सर पूछा जाता है, मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली है, अरहर है, सोयाबीन है, तंबाकू, ये सारी जो है खरीफ की फसलें हैं। तो ये खरीफ की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो आपको जाननी चाहिए। अब इसी में फसलों के उत्पादन में अगर आप ये देखें अग्रणी राज्य, तो उत्तर प्रदेश टॉप पर है। कुल खाद्यान्न के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। गेहूं के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। गन्ना के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। तो इन सारे जो खाद्यान्न फसलें हैं इनमें उत्तर प्रदेश का टॉप स्थान है, कुल खाद्यान्न में, गेहूं में और किसमें? गन्ना में। ये तीनों आप याद रखिएगा। चावल के मामले में पश्चिम बंगाल टॉप पे है, उत्तर प्रदेश का सेकंड पोजीशन है। चलिए, इसके बाद हम रबी की फसल देखते हैं।
हाँ, एक चीज़ और, जितनी भी खाद्यान्न फसलें होती हैं वो किस कुल की होती हैं? तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, वो होती हैं ग्रैमिनी कुल की। ग्रैमिनी कुल की होती हैं जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है? खाद्यान्न जो फसल होती हैं वो ग्रैमिनी कुल की होती हैं। इसके बाद जो रबी की क्रॉप होती है तो वही मतलब अक्टूबर नवंबर के आसपास, जैसे ही खरीफ की कटाई होती है उसके बाद इसकी तुरंत बुआई होती है और मार्च अप्रैल के आसपास इसको काटा जाता है। इसमें जो तापमान होना चाहिए वो लगभग 18 से लेकर के 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का होना चाहिए, और वर्षा जो है वो भी कम ही होनी चाहिए, लगभग 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होनी चाहिए। प्रमुख फसलों की बात करें तो गेहूँ है, जौ है, चना है, और सरसों, मटर, ये सारे आएँगे। सरसों, मटर, आलू, आलू जो है वो रबी की फसल है। अलसी, ये सारी रबी की फसल है, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं जायद की क्रॉप्स। तो जायद की क्रॉप्स को जैसे ही रबी की फसल की कटाई हो जाती है, मार्च अप्रैल में इसको बोया जाता है और मई जून के आसपास इसकी कटाई हो जाती है। इसमें टेम्परेचर आप सभी जानते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट जो रेनफॉल होता है वो कम होता है, यानी वर्षा कम होती है। प्रमुख फसलों की बात करें तो जो मौसमी फल होते हैं लगभग ककड़ी, खीरा, तरबूजा, भिंडी। भिंडी जो है ये जायद की फसल है, याद रखिएगा। भिंडी है, कद्दू, लौकी, मिर्च, लीबिया, पत्तेदार जो सब्जियां, मतलब जितनी भी सब्जियां लगभग वो सारी इसमें आ जाती हैं, ठीक है? तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी खरीफ, रबी और जायद के बारे में। कुछ एग्रीकल्चर अगर जो क्रांतियां हैं, जैसे कि हरित क्रांति, मतलब आपको पहले से पता होगा ये सारी चीज़ें। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत मतलब दुग्ध से रिलेटेड है, पीली का मतलब किससे? तो पीली जो है वो तिलहन यानी तिल के उत्पादन से रिलेटेड है। नीली क्रांति मत्स्य के पालन के उससे रिलेटेड है। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से। गुलाबी क्रांति किससे? झींगा से रिलेटेड है। काली क्रांति पेट्रोलियम से। इस तरह से जो चीज़ें हैं इसको भी आपको देखना पड़ेगा अच्छी तरीके से, क्योंकि कई बार प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। तो ये हो गया जो क्लासिफिकेशन उनका क्रॉप का। अब हम देखते हैं मेजर फूड क्रॉप्स कौन कौन सी, यानी जो प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं वो कौन कौन सी। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है पैडी, यानी धान आता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है ओराइजा सटाइवा। सट्टाईवा, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आप प्रोडक्शन के मामले में देखें तो वेस्ट बंगाल टॉप पर है, उत्तर प्रदेश का सेकंड पोजीशन है। यहाँ पे लिख लीजिए, यूपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है प्रोडक्शन के मामले में, और टॉप पर कौन है? तो वो वेस्ट बंगाल है, फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है? और कृषि योग्य भूमि में लगभग 18% भाग पर धान उगाया जाता है। धान का उत्पादन होता है, ठीक है? 18 जो मतलब पूरा जितना भी एरिया उत्तर प्रदेश का, उसके 18% भाग पर धान का उत्पादन होता है। मिट्टी की बात करें तो वही चिकनी या दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है, ठीक है? और अगर वर्षा आप कहें तो वर्षा होनी चाहिए 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर तक की, और जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, में तापमान ज़्यादा होना चाहिए। वो आपने जो मतलब खरीफ की फसल थी उसके बारे में देखा ही देखा। देखिए, अगर उत्पादन के क्षेत्र की बात करें कि उत्पादन कहाँ कहाँ पे होता है, तो तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। उत्पादन देखें आप, तो जो तराई रीजन है, तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और उसके बाद जैसे बलिया, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, यहाँ भी इनका उत्पादन होता है। तो ये धान के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इसके बाद अब हम देखते हैं बाजरा, जिसको कि मिलेट कहते हैं। इसका अगर साइंटिफिक नेम आप देखें तो होता है पेनिसिटम टाइफोइड्स। पेनिसिटम पेनिसिटम टाइफोइड्स, ठीक है? ये इसका साइंटिफिक नेम है किसका? मिलेट्स का। इसमें पानी की कम आवश्यकता होती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, मतलब कि जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहाँ भी बाजरा का उत्पादन किया जा सकता है। उत्पादन में प्रमुख अगर देखें तो अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे कम वर्षा हो, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आप हमें कमेंट करिएगा इसके लिए। मथुरा है, बदायूं, अलीगढ़, ये सारा एरिया जो मिलेट्स के उत्पादन के लिए होता है। अगर आप ये देखें कि मोटा अनाज कौन सा, तो यही है, आप इसको लिख लीजिए, प्रदेश में बोया जाने वाला मोटा अनाज है ये, जिसको कि इंग्लिश में कहते हैं औसर कॉल्स, मोटा अनाज, ठीक है? तो ये बाजरा के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें थी। अब इसके बाद हम देखते हैं तुर यानी अरहर। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है कैलेनम कजान, ठीक है? अरहर का ये साइंटिफिक नेम है। इसकी अगर महत्वपूर्ण चीज़ें देखें, अगर इसकी सॉइल की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है।
और इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो फिर प्रयागराज, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, झांसी, ललितपुर, वाराणसी, लखनऊ, इस तरह से ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे इसका प्रोडक्शन एरिया है। मेज़ की बात करें, मक्का, इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो फिर मेरठ है, गाजियाबाद, बुलंदशहर, एटा, फर्रुखाबाद, बहराइच है, गोंडा है, जौनपुर है, ये सारे क्षेत्र मेज़ के उत्पादन के लिए प्रमुख हैं। और ऐसे अगर ग्राउंड को देखें मूंगफली के बारे में, तो गुजरात राज्य में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में इसका ज़्यादा उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए अगर मिट्टी की बात करें तो बलुई दोमट मिट्टी होनी जरूरी है, दोमट मिट्टी, ठीक है। अगर आप डिस्ट्रिक्ट को देखें तो फिर सीतापुर, हरदोई, एटा, बदायूं, मैनपुरी, मतलब जहाँ भी बलुई दोमट मिट्टी हो वहाँ पे मूंगफली का उत्पादन होगा। इसके बाद आता है अफीम। अफीम का उत्पादन सबसे ज़्यादा अगर उत्तर प्रदेश में देखें कहाँ होता है तो बाराबंकी में और गाजीपुर में, ठीक है। इसके बाद आता है जूट, पटसन, इसको फाइबर रेशा के भी नाम से जाना जाता है, इससे रस्सी और ये बोरी बनाई जाती है। और विश्व में अगर देखें सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है तो आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में सुंदरबन डेल्टा में होता है। और अगर उत्तर प्रदेश में उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो मेनली वही तराई जो क्षेत्र है, तराई क्षेत्र में होता है। और जो सरयू घाघरा का दोआब है, सरयू घाघरा का जो दोआब है वहाँ पे होता है, ठीक है। इसके बाद फिर कपास की बात होती है तो कपास के लिए आप सभी जानते हैं काली मिट्टी इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, काली मिट्टी। और गुजरात और महाराष्ट्र में इसका मेनली जो उत्पादन होता है इसको वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, कपास को, ठीक है। और इसके उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो फिर गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र है, जैसे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर है, फिरोजाबाद है, कानपुर है। बुंदेलखंड से भी इसका उत्पादन होता है, कपास का, ठीक है, से भी उत्पादन इसका होता है। इसके बाद शुगर केन है तो इसका वैज्ञानिक नेम होता है सेकेरम ऑफिसिनेरम, सेकेरम ऑफिसिनेरम, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है गन्ना का। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें कि कुल कृषि योग्य भूमि पर 13% भाग पर गन्ना लगाया जाता है, 13% भाग पर गन्ने की खेती होती है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो कौन सी फसल है तो वो धान की, हमने देखा ना ऊपर अभी 18% है। उत्तर प्रदेश में उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर अगर देखें तो उत्तर प्रदेश को क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर उत्पादन आप देखें तो कहाँ होता है तो होता है मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। और अगर और भी देखें तो शामली है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में उत्पादन इसका होता है। तापमान अगर देखें आप, तापमान तो 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होना चाहिए। और अगर रेनफॉल आप देखें तो रेनफॉल जो है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। इसको मेनली उगाया कहाँ कहाँ जाता है तो तराई क्षेत्र में और गंगा यमुना के दोआब में, तराई क्षेत्र और गंगा यमुना का जो दोआब है वहाँ पे, ठीक है। अगर आप एरिया देखें या डिस्ट्रिक्ट देखें तो रायबरेली, पीलीभीत, सीतापुर, अलीगढ़, मुरादाबाद, बलरामपुर, गोंडा, इस तरह से यहाँ पे गन्ने का उत्पादन होता है। इसके बाद है वीट यानी गेहूँ, इसका नाम क्या होता है साइंटिफिक तो ट्रेटिकम एस्टिवम, ट्रेटिकम एस्टिवम, ठीक है, ये होता है गेहूँ का साइंटिफिक नेम। यूपी आप जानते हैं टॉप पर है गेहूं के उत्पादन में। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें कि कुल कृषि योग्य भूमि पर 24% क्षेत्रफल पर जो है गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक है। मैंने अभी आपको शायद पहले बोला धान के लिए तो 24% जो क्षेत्रफल पर गेहूं का उत्पादन होता है, 18% क्षेत्रफल पर धान का, और उसके बाद 13% जो एरिया है उस पर गन्ने का। तो ये टॉप 3 है कि टोटल जो एरिया कवर्ड होता है एग्रीकल्चर के लिए वो कौन कौन सा है, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण का पठार और उत्तर प्रदेश का भावर क्षेत्र को छोड़ के बाकी सभी जगह इसका उत्पादन होता है। अगर आप सर्वाधिक उत्पादन वाला जिला देखें तो गोरखपुर है, सर्वाधिक उत्पादन का ये जिला है, ठीक है। और बाकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी अच्छा खासा उत्पादन इसका होता है गंगा यमुना के दोआब में। हाँ, ये महत्वपूर्ण चीज़ है कि गंगा यमुना दोआब में गेहूं की उत्पादकता दर सबसे अधिक है, गेहूं की उत्पादकता दर अधिक है, सबसे अधिक है, सर्वाधिक है मतलब,
ठीक है। इसके बाद चना, तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है साइसरे, साइसरे एरिटिनम, इसका साइंटिफिक नेम होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अगर आप ये देखें कि जो उगाई जाती है दलहन फसल, तो सबसे ज़्यादा दलहन फसल चना ही उगाई जाती है। ठीक है, ये दलहन फसल है और सब सर्वाधिक उगाई जाने वाली दलहन फसल आप इस तरह से कह सकते हैं। तापमान अगर आप देखें तो 20 से लेके 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मिट्टी इसके लिए कैसी होनी चाहिए, तो दोमट या शुष्क मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है। और दक्षिण का जो पठार वाला क्षेत्र है, बुंदेलखंड क्षेत्र, सबसे ज़्यादा वहाँ पे चने का उत्पादन होता है। इसके बाद मस्टर्ड, सरसों, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्रेसिका कैंपेस्ट्रम, कैंपेस्ट्रम। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक उगाई जाने वाली तिलहन फसल है ये, तिलहन फसल। दलहन फसल के बारे में आपने देखा, वो चना है, और तिलहन फसल सबसे ज़्यादा कौन सी है, वो सरसों है। और उत्तर प्रदेश में अगर आप देखें कि तिलहन फसलों के मामले या सरसों के मामले में, तो दूसरा स्थान है, टॉप पर कौन है, राजस्थान है। और स्वतंत्र और मिश्रित खेती, यानी गेहूं के साथ इसको किया जाता है, गेहूं, मटर, चना, इन सब के साथ सरसों का मतलब उनकी बुआई की जाती है। उत्पादन अगर देखें तो उत्तर प्रदेश के मध्य पश्चिमी क्षेत्र में, जैसे कि इटावा है, अलीगढ़, सीतापुर है, मिर्जापुर, इन सारी जगह होता है। और लगभग मतलब प्रदेश के सभी भागों में सरसों की खेती अच्छी खासी होती है। इसके बाद है जौ। तो जौ के बारे में, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है इसका। ठीक है। और मतलब जैसे कि बलिया है, प्रयागराज है यहाँ पे। ठीक है। और इसके लिए मिट्टी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए बलुई मिट्टी, इसके लिए उपयुक्त होती है, बलुई मिट्टी। और पानी की कम आवश्यकता होती है, पानी की। ठीक है। और गंगा गोमती के जो घाटी वाली क्षेत्र, वहाँ भी इनको उगाया जाता है। तो ये कुछ जो मेजर क्रॉप्स थी जिनके बारे में उत्तर प्रदेश में सारी चीज़ें क्या क्या हैं, कैसे कैसे हैं, वो सारी हमने यहाँ पे डिस्कस की, जो मेजर फूड क्रॉप्स हैं। ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं जो कुछ पर्टिकुलर प्लांटेशन क्रॉप्स हैं, लाइक एज केला, ये सारी चीज़ें। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि केला का जैसे मान लिया उत्पादन वाला जिला कौन सा है, इस तरह से प्रश्न इसी तरह से लगभग पूछे गए हैं। तो केला की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन होता है वो होता है वाराणसी, या हम ये कहें कि जो मतलब उत्पादन वाले ज़िले कौन से हैं, तो उसके बाद है प्रयागराज, और उसके बाद है गोरखपुर। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा होता है। आंवला देखें तो आंवला जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, प्रतापगढ़ में होता है सबसे ज़्यादा उत्पादन। और उसके बाद फिर बरेली है, और उसके बाद फिर सुल्तानपुर। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है ये। अमरूद अगर देखें तो अमरूद जो है वो प्रयागराज है, और उसके बाद अयोध्या और बरेली, यहाँ भी इसका उत्पादन होता है। संतरा अगर देखें आप तो सहारनपुर में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, सहारनपुर में। लीची है तो ये भी सहारनपुर, और कहाँ, मेरठ में। इसके बाद पपीता, तो सहारनपुर और उन्नाव में, सहारनपुर में और उन्नाव में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। और उसके बाद आम है, तो आम जो है वो मध्य उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो आम है वो नवाब ब्रांड के साथ प्रसिद्ध है, और इसका अभी नया नाम कर दिया गया है काकोरी ब्रांड। ठीक है, काकोरी ब्रांड, ये आम का नाम है। ठीक। देखिए सहारनपुर का जो प्रसिद्ध आम कौन कौन सा है, तो यहाँ पे इसको नोट ही कर लीजिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सहारनपुर का जो आम है कौन कौन सा, एक तो है दशहरी, और उसके बाद सफ़ेदा है, और चौसा है। और बागपत, मेरठ की जो प्रसिद्ध आम की प्रजाति है उसका नाम क्या है, बागपत। और मेरठ की तो उसको कहते हैं रटौला, सॉरी रटौला। ठीक है। ऐसे ही वाराणसी का जो है कौन सा है, तो वाराणसी का है लंगड़ा, लंगड़ा आम की प्रजाति है। ठीक है। आम की फसल का अंतिम चरण टपका, सीकर या सीकल, इस तरह से कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल किसके बाग लगे हैं, तो वो दशहरी आम के बाग सबसे ज़्यादा लगे हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है। तो ये कुछ प्लांटेशन क्रॉप्स थी, हमने देखा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में उनका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। चलिए
इसके बाद अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ पर्टिकुलर रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं, इनसे प्रश्न कई बार पूछे भी गए हैं। हम यहाँ पे उनको वन बाई वन देख लेते हैं। तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? ये मेरठ में है। और लखनऊ के बारे में ये चारों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, राजकीय फल एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ और केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान लखनऊ। तो ये चारों नाम आप ये याद कर लीजिएगा कि ये कहाँ पे हैं, ये लखनऊ में ही हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान ये कानपुर में, उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद ये शाहजहांपुर में है, और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान महोबा में, और खाद्य अनुसंधान एवं मानकीकरण प्रयोगशाला गाजियाबाद में है, और आलू अनुसंधान केंद्र भी गाजियाबाद में है, ठीक है। तो ये मुश्किल से 10-11 हैं, इनको अच्छी तरीके से याद करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा, चीज़ें आपको आसानी से याद हो जाएंगी। चलिए, इसके बाद अब देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। उत्तर प्रदेश में पशुपालन, ठीक है। तो अगर आप देखें कि पशुपालन विभाग की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब हुई, पूरा हिस्ट्री देख लेंगे। पशुपालन विभाग उत्तर प्रदेश में कब बना, तो ये बना 1944 में। और अगर देखें कि पशु गणना पहली बार कब हुई, पशु गणना जो है वो पहली बार कब हुई, तो 1919-1920 में हुई। और मतलब प्रत्येक 5 वर्ष पर होती है पशु जनगणना, ठीक है। लेटेस्ट अभी जो है वो 20वीं पशु गणना है, कब हुई है, ये 2019 में हुई है। और इसी के हिसाब से हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देख लेते हैं कि पशुओं की संख्या कितनी है, टोटल पशुओं की संख्या, तो वो है 67.8 मिलियन। और सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश है। और सर्वाधिक भैंसें के मामले में, भैंस के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, लगभग 3 करोड़ के आसपास। और बकरी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बकरी के मामले में राजस्थान, और उसके बाद फिर नाम आता है वेस्ट बंगाल का, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, सर्वाधिक पशुधन और भैंस, इन दोनों के मामले में यूपी टॉप पर है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा दुधारू पशु वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज़्यादा दुधारू पशु वाला राज्य, ठीक है, तो वो है सबसे 1 नंबर पर आता है वेस्ट बंगाल, और दूसरे नंबर पर आता है यूपी, ठीक है। घोड़ा और खच्चर में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। और सर्वाधिक ऊंट जो है वो राजस्थान में पाए जाते हैं, सर्वाधिक ऊंट जो हैं ये राजस्थान में पाए जाते हैं। और यूपी जो है ये तीसरे नंबर पर है, ठीक है, 1 नंबर पर राजस्थान है। इसके बाद अगर और देखें कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, महत्वपूर्ण चीज है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, ये मथुरा में है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और गौ सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो ये किया गया 1999 में, इसका गठन किया गया 1999 में। और गोवध निवारण अधिनियम कब आया, 1955 में आया था, ठीक है। और मधुमक्खी पालन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 16 जिलों में मधुमक्खी पालन होता है। और इसके पालन का सही समय क्या होता है, जब मतलब फूल खिलते हैं तो वही लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास इनके पालन का सही टाइम होता है। मछली उत्पादन की बात करें तो उत्तर प्रदेश 3rd पोजीशन पर है, टॉप पर आंध्र प्रदेश है। मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, द्वितीय पर महाराष्ट्र है। दूध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर है। एक दो चीज़ें और यहाँ पे नोट कर लीजिए, 1938 में लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना हुई, लखनऊ दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ की स्थापना हुई, ठीक है। और 1976 में मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ, 1976 में मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड का गठन हुआ, ठीक है। और 70-71 में आप जानते हैं जो मतलब श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड, ये सारा चीज़ आया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें एनिमल हस्बेंड्री के बारे में थी जो कि आपको जाननी चाहिए। इसके बाद अब हम देखते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड प्लान्स एंड जो पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं। सबसे पहली योजना है किसान मित्र योजना। तो ये शुरू हुई 18 जून 2001 को। उद्देश्य इसका यही था कि किसानों को मतलब सभी तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराना। और इसी में एक और आया था कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो ये योजना हुई थी 1999 और 2000 में। इसका भी उद्देश्य वही था कि किसानों को कृषि कार्य के लिए बैंक से ऋण प्रोवाइड करना। और एक और योजना है कि किसान रथ योजना। किसान रथ योजना ये आई थी 2010-11 में। इसका उद्देश्य था कि जो दूरस्थ निवास करने वाले जो कृषि संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, ये सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करना। तो किसान मित्र योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना और किसान रथ योजना, तीनों के बारे में हमने आपको बताया, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है किसान वही योजना। तो ये 1992 में इसको मतलब 1992 से इसको लागू किया गया। उद्देश्य वही है कि किसानों को उनकी जोतों की डिजिटल जानकारी, आप ये कह सकते हैं, उपलब्ध कराना। और इसमें और एक महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था। उत्तर प्रदेश बीज प्रमाणीकरण संस्था। ठीक है, देखिए सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, एक जगह मिल पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इनको अच्छी तरीके से बिल्कुल याद करके जाइए, पढ़िए। उद्देश्य इसका वही है कि बीजों की अनुवांशिकी व भौतिक शुद्धता और अंकुरण क्षमता, इन सारे मानकों को बनाए रखने के लिए किया गया। उत्तर प्रदेश कृषि और सुधार निगम। उत्तर प्रदेश कृषि एवं सुधार निगम, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1978 में। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें इसके बारे में थी। और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, आपको जानना चाहिए। देखिए, देश में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 15% जो एरिया है वो उत्तर प्रदेश में है। और मैंने आपको पहले ही बताया, गेहूं, गन्ना, आलू, ये तीनों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। और प्रदेश का एकमात्र जिला अलीगढ़ ऐसा है जहाँ पे केसर की खेती की जाती है। केसर की खेती उत्तर प्रदेश में सिर्फ अलीगढ़ में ही होती है। ठीक है, और प्रदेश में 3 कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। 3 कृषि निर्यात क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसमें सबसे पहला है लखनऊ, दूसरा है सहारनपुर और तीसरा है आगरा। ये कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। आगरा में कृषि निर्यात जो क्षेत्र है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो आलू के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और यहीं से मतलब जो आलू को किस ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? तो वो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। ठीक है, जैसे आम को ककोरी ब्रांड, ऐसे ही ताज ब्रांड के नाम से आलू को भी किया जाता है। कन्नौज आप जानते हैं पुष्पों से इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है। बाकी पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक कहाँ कहाँ पे है? पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक ये कहाँ कहाँ पे है? तो ये जो है ये गोरखपुर में है और मुजफ्फरनगर में है, और तीसरा जो नाम है वो है लखनऊ। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में पशु टीकों का उत्पादन पशु जैविक औषधि संस्थान, ये कहाँ पे है? लखनऊ में। पशु जैविक औषधि संस्थान ये कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। ठीक है, गायों की संख्या में उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, 1970-71 में केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था जो ऑपरेशन फ्लड, उसके तहत 1973 में प्रदेश के 3 जनपदों में, कौन कौन से जनपद थे वो? वाराणसी, मेरठ और बलिया में ऑपरेशन फ्लड जो चला था उसका फर्स्ट जो पार्ट था वो चलाया गया था। एक और महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, इसकी स्थापना हुई 1962 में। ठीक है, उद्देश्य वही था कि प्रदेश में दुग्ध और दुग्धशालाओं का विकास करना। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड। देखिए सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट करा दी, इससे ज़्यादा आपको फिर इसमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो इम्पोर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं, और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें जो सारी हमने करा दी। ठीक है, और बाकी इसकी पीडीएफ हमारी जो होगी वो टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। आपने ज्वाइन किया है तो ठीक है, अदरवाइज फिर इसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है, देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कितना योगदान है? तो उत्तर प्रदेश का जो योगदान है वो है 18.10%। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। उत्तर प्रदेश में कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 9। हमने देखें सारे क्लाइमेटिक रीजन।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश में पैदा होता है वो क्या होता है? जाहिर सी बात है, वो गेहूँ पैदा होता है। ठीक है, टॉप है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, किस दलहन फसल को सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है? तो सर्वाधिक सिंचाई की आवश्यकता किस दलहन फसल को होती है? तो ये होती है चना को। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो है गेहूँ, सबसे ज़्यादा पैदा होता है। उत्तर प्रदेश की खरीफ फसल की बुआई होती है। ठीक है, तो खरीफ फसल की जो बुआई होती है उत्तर प्रदेश में, वो कब होती है? वो होती है जून से जुलाई के दौरान। देखिए, आप एमसीक्यू सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि जितनी चीज़ें हमने ऊपर डिस्कस की उन्हीं से रिलेटेड ये एमसीक्यू हैं, और ये एमसीक्यू एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं लास्ट ईयर। ऐसा नहीं कि ये मतलब ऐसे बनाए गए हैं, ये लास्ट ईयर सेम टू सेम प्रश्न आए हैं। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश? तो वो है खाद्यान्न। ये गलत लिखा हुआ है, खाद्यान्न उत्पादक। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो है गन्ना। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो जाहिर सी बात है, आंवले का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो होता है प्रतापगढ़ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो गेहूं का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है, कौन सा है? उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में चावल कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की कोटि क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश किस नंबर पे आता है? ठीक है, तो अभी देखा हमने टॉप पर तो वेस्ट बंगाल है, तो उत्तर प्रदेश वहाँ पे किस रैंक पे आ रहा है? तो सेकंड पोजीशन पे आता है, ये देती होगा सेकंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देश का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आलू। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत स्थित है? 15%। हमने ये सारी चीज़ें ऊपर डिस्कस की हैं। निम्न में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो किस फसल के उत्पादन में संपूर्ण देश में अग्रणी है? तो गेहूं, गन्ना और आलू इनमें टॉप पर है उत्तर प्रदेश ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है? तो हमने ऊपर डिस्कस ही किया है, ये उत्तर प्रदेश है। हाँ, वर्ड के बारे में आप हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा कौन सा है वर्ड में देश। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है किसके उत्पादन में? जो द्वितीय स्थान है उत्तर प्रदेश का, तो वो है धान के उत्पादन में। पहले नंबर पे है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू किया गया? तो वो 1992 में लागू किया गया, ऊपर हमने डिस्कस ही किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में शासन ने एग्रो पार्क स्थापित किए हैं। अब एग्रो पार्क जो है स्थापित किए हैं शासन ने, तो वो कहाँ किए हैं? तो हापुड़ में भी किए हैं, वाराणसी में भी किए हैं, सहारनपुर में भी किए हैं, यानी उपयुक्त सभी जगह किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो सहारनपुर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये कुछ क्रांतियां हैं और ये पूछा गया कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि कौन सा सुमेलित सही है। तो ये सारी ही हमने ऊपर अभी डिस्कस की हैं। तो यहाँ पे जो सही प्रश्न होगा, ओ सॉरी, सही जो आंसर होगा वो होगा श्वेत क्रांति। ये दुग्ध से संबंधित है। हरित क्रांति वन से संबंधित नहीं है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य से। सुनहरी क्रांति खाद्यान्न से उत्पादन नहीं होता है। आप बैक जाएंगे तो आपको ये मिलेगा, सारा डिस्कशन हमने किया है इसी में। उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है, कहाँ पे होता है केसर का उत्पादन सबसे ज़्यादा? तो वो होता है अलीगढ़ में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है? अब आपको बताना है कि नीली क्रांति जो है वो किससे संबंधित है। तो जो नीली क्रांति है वो मछली उत्पादन से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में गेहूं की सबसे अधिक उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? तो गेहूं का जो सबसे अधिक उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा है उत्तर प्रदेश में? तो वो है गंगा यमुना का दोआब। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने क्षेत्र पर गन्ने की खेती होती है? तो हमने अभी लास्ट में मतलब देखा है कि सबसे ज़्यादा जो होता है खेती कितने पे होती है? 13% पे होती है। 18% पे धान होती है और 24% पे गेहूं की फसल होती है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो जो दलहन फसल का क्षेत्र है सबसे ज़्यादा जो है वो है चना का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य फसलों को उगाने के लिए उर्वर भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? तो जो पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 6 से 7, पहले डिस्कस हो चुका है ये। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है, इसीलिए तो चीनी का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कौन सी फसल है ऐसी जो उगाई नहीं जाती है उत्तर प्रदेश में? तो ये कपास है। बहुत कम उत्पादन होता है कपास में, क्योंकि इसके लिए हमें ब्लैक सॉयल की ज़रूरत पड़ती है, और उत्तर प्रदेश में ब्लैक सॉयल बुंदेलखंड के कुछ रीजन में मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में किस नाम से प्रचारित किया जाता है? तो डिस्कस किया हमने, नवाब ब्रांड या ककोरी ब्रांड के नाम से प्रचारित किया जाता है ये। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो मलिहाबाद किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए आप ये महसूस कर रहे होंगे कि आपने अभी जो 15-20 मिनट का डिस्कशन देखा उसके बाद ये सब बिल्कुल मतलब सिंपल आपको लग रहे होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने का यही फ़ायदा होता है। अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हैं तो फिर प्रश्न चाहे जहाँ से इधर उधर से आते रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक फल वाली आम की प्रजाति है, तो इसमें से सर्वाधिक फल वाली आम की प्रजाति क्या होगी? तो जाहिर सी बात है वो दशहरी होगी। दशहरी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है और सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर दशहरी के बाग भी लगे हैं उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो ये की गई है मेरठ में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कहाँ की गई है? तो ये की गई है लखनऊ में। हम ये सारी चीज़ें ऊपर देख चुके हैं। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई वो पंतनगर में की गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो बीज विकास निगम की जो स्थापना की गई वो की गई 2002 में। उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी की फसलें कौन सी हैं? ठीक है, अभी हमने आपको रबी खरीफ जायद इन सारे जो क्रॉप्स थी इनके बारे में डिस्कशन किया है। तो ये पूछा गया है कि रबी की प्रमुख फसलें कौन सी हैं? तो गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सारी हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, अब ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? तो उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर आधारित है, कृषि पर आधारित है। क्यों आधारित है? आपने देखा कि जब लगभग 78% जो पॉपुलेशन का भाग है वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर में नियोजित है, और कार्यशील जनसंख्या की बात करें जिनको हम 18 से 60 वर्ष का लेते हैं उसमें भी लगभग 60% के आसपास पॉपुलेशन जब कृषि में नियोजित है, तो हम ये तो कहेंगे कि भाई जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी है वो किस पे बेस्ड है? वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब ये पूछ रहा पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कौन सी फसल सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, तो यह है धान, मक्का और गेहूं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी, तो उत्तर प्रदेश में जो प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी पूछा गया है आपसे? तो ये हुई थी लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो हैं, तो उत्तर प्रदेश प्रथम वो क्या कहते हैं, प्रथम स्थान रखता है, या हम ये कहें कि उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश रखता है, तो वो कौन कौन सी फसलें हैं? तो गेहूं और गन्ना के मामले में टॉप पर है वो यूपी। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो न्यूनतम अवधि पूछा गया है किसकी है? तो वो मूंग की अवधि न्यूनतम है। इसके बाद उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, वो किसका नहीं होता है? तो वो होता है फूलों का। यहाँ पे नहीं हो तो गेहूं होता है, आलू होता है, गन्ना होता है, सब पे तो टॉप में है उत्तर प्रदेश। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें से आपको ये बताना है कि किसका सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे गन्ने का है, आलू का है, धान का सेकंड नंबर पे है, और उसके बाद ये मक्का लिखा हुआ, सॉरी गलत हो गया, मक्का का ये टॉप पर नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश नहीं है, तो वो कौन सी फसल है? तो वो है चावल, सेकंड पोजीशन पर। बाकी गेहूं, दूध, आंवला सब में टॉप पर है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, अग्रणी उत्पादक है, पूछा गया है। तो अग्रणी उत्पादक किसके मामले में है? तो जाहिर सी बात है, मिल्क के प्रोडक्शन में टॉप पर है इंडिया में यूपी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो जानवरों के लिए जो पॉलीक्लिनिक नहीं है वो है झांसी। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसमें से आपको ये बताना है कि सबसे बड़ा उत्पादक किन फसलों का है। तो एक तो आलू का हो गया और गन्ने का हो गया, चावल और तंबाकू का नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है। तो सुगंधित चावल की जो किस्म है वो कौन सी है? वो कहते हैं काला नमक। इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है सिंगापुर में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, सूची दी गई है, आपको ये मैच करना है कि कौन सी फसल किससे रिलेटेड है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे सूरजमुखी सभी मौसम में बोई जा सकती है, और खरबूजा जो है ये जायद की फसल है, गर्मी की फसल आप जानते हैं। कपास जो है ये खरीफ की फसल है, और अलसी जो है ये रबी की फसल है, सर्दी की फसल है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक फसल क्षेत्र के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? तो पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा वो होगा सरसों आगरा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी आलू फरुखाबाद, मक्का वाराणसी, तिल हमीरपुर ये सारे सही हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो अब ये पूछा गया है कि कितने मुख्य कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो वो आएगा 9। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न ऋतुओं को भारतीय कैलेंडर के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला शरद है, ग्रीष्म है, वसंत है और वर्षा ऋतु दी गई है। इसको अकॉर्डिंग टू टाइम आपको मैनेज करना है कि कौन सा सही होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा वसंत, उसके बाद फिर आएगा ग्रीष्म, उसके बाद फिर आएगा वर्षा, और उसके बाद फिर क्या आएगा? शरद। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 3 2 4 1। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांति दी गई है, उससे संबंधित जो फैक्ट हैं वो सारे दिए गए हैं कि कौन कौन से सही हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति किससे है? ये बागवानी या शहद उत्पादन से। और उसके बाद ग्रे क्रांति ये उर्वरक से रिलेटेड है। पीली क्रांति जो है वो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, और काली क्रांति जो है पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। ये एक बार बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है कि जो ब्लैक रिवॉल्यूशन थी वो किससे रिलेटेड है, तो वो पेट्रोलियम प्रोडक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद इस सेशन का ये लास्ट प्रश्न है, इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सारे हमने डिस्कस किए हैं, बस अंतर इतना है कि इसके जो नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखे गए हैं, बाकी हिंदी में पहले हमने डिस्कस किए हैं। तो सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो IIVR। ठीक है। वेटरनरी रिसर्च कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है, लखनऊ में नहीं है। बाकी IIPR पल्स रिसर्च कानपुर में, IVRI ये इज्जतनगर में है, और IGFRI ये झांसी में है, जिसको चारा अनुसंधान केंद्र भी हम कहते हैं।